जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के सहयोग से मैंने भी डिजिटल बोर्ड लगा लिया है। डिजिटल बोर्ड पर ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, अर्थात संज्ञा पद्धति, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी तरह से मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप भी जो है एक अच्छा नोट्स बना सकें। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें जो है हेडिंग डालिएगा, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम डाल लीजिए और हेडिंग डालिए अंक। अंक अर्थात डिजिट किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिख लीजिए कि गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। वो 10 चिन्ह कौन है जिससे किसी भी संख्या का निर्माण किया जाता है, तो वो 10 चिन्ह अर्थात जो 10 अंक है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों ये वही 10 अंक हैं, अर्थात 10 चिन्ह हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं और जिससे किसी भी संख्या को जो है प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद जैसे करके ये लिख लिए हैं, तो अगली हेडिंग आप लोग हेडिंग ना करके जो है नोट करके लिखिए। आप यहां पर जो है नोट, और नोट में आप लिखिएगा कि शून्य। शून्य जो है इसके बारे में लिखिए कि शून्य एक असार्थक अंक है। शून्य एक असार्थक अंक है, जबकि शेष सभी सार्थक अंक हैं। शेष सभी सार्थक अंक हैं। आप कहेंगे यहां पर जो है सर आपने क्यों 0 को असार्थक अंक कहा, बकिया 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को आपने सार्थक अंक क्यों कहा? तो आप जब आप अगली हेडिंग डालेंगे यहां पर नोट तो मैंने लिखा दिया, अगली हेडिंग डालेंगे संख्या अर्थात नंबर, तब आपको पता चलेगा यहां पर कि शून्य को मैंने असार्थक अंक के रूप में क्यों लिखाया। तो आप यहां पर अगली हेडिंग डालिए संख्या अर्थात नंबर, और इसकी परिभाषा लिखिए कि अंकों के सार्थक या सार्थक तथा असार्थक समूह को जो है संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। मतलब कि सार्थक अंकों का अगर समूह बनाया जाए, जैसे सार्थक अंक यहां पर कहां से कहां तक थे, 1 से लेकर के 9 तक, अर्थात 1 से लेकर के 9 तक हम किसी भी संख्या का समूह बनाते हैं। जैसे अगर मैं बनाता हूं 1, 2, 3 सार्थक अंकों का समूह बनाया तो एक संख्या का निर्माण हो गया 123। इसी तरह से अगर फिर कोई सार्थक अंक लेते हैं जैसे 7, 9, 8, 1, तो ये संख्या बन गई 7981। अब इसके बाद यदि आप सार्थक तथा असार्थक अंक दोनों साथ साथ लेते हैं और उसका एक समूह बनाते हैं, तभी भी एक संख्या का निर्माण होगा। जैसे यदि आप मान लीजिए कि 8, 0, 7, 5 बनाते हैं, तो यहां पर 0 एक असार्थक अंक है और यहां पर 8, 7, 5 सार्थक अंक है। फिर भी जो है सार्थक और असार्थक मिलकर के बना है, तभी भी एक संख्या का निर्माण हो गया 875। इसी तरह से आप 100, 1000 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब एक सार्थक अंक है, बकिया 3 जो है असार्थक अंक है। तो सार्थक असार्थक एक साथ आए हैं तो एक संख्या का निर्माण हो जाएगा, जैसे 1000 दिख रहा है। अब इसके बाद आगे आप आदि कर लीजिए। अब यहां पर जो है मैंने शून्य को असार्थक इसलिए लिखाया क्योंकि संख्या जो है अर्थात नंबर जो है इसका निर्माण केवल सार्थक अंकों के समूह से नहीं होता। अगर शून्य अगर एक सार्थक अंक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 या 3 शून्य का समूह बनाइए, मान लीजिए मैंने 3 शून्य का समूह बनाया, किसी संख्या का निर्माण हुआ? किसी भी संख्या का निर्माण नहीं हुआ। तो आप कितना भी शून्यों का समूह बना लें, क्योंकि शून्य एक असार्थक अंक है, इसलिए किसी भी संख्या का निर्माण नहीं होगा। तो संख्या का निर्माण सार्थक या सार्थक तथा असार्थक अंकों के समूह से होता है। ठीक है, जैसे में ये करके लिख लीजिए। अब इसके बाद अब आप संख्या के बारे में जान गए हैं, तो अगली हेडिंग संख्याओं के प्रकार डालेंगे। अब उन्हीं संख्याओं को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे आपको यहां पर पहली संख्या दिख रही है,
प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे करके लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से डैश 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 जो है इनफाइनाइट कर लीजिए। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से लेकर के अनंत तक। अब इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नोट जो लिखा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 लिखिएगा कि प्राकृतिक संख्या का सिद्धांत, प्राकृतिक संख्या का सिद्धांत पाइजोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पाइजोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इस तरह का नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक ने किया था प्राकृतिक संख्या का सिद्धांत किस नामक वैज्ञानिक ने किया था? तो पाइजोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम जो है सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, पाइजोन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा नोट में क्या लिखना है? तो लिखना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है प्राकृतिक संख्या में, जिसमें लोग काफी ध्यान नहीं देते हैं, काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, सदैव धनात्मक होती है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है जब हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे ना, तो हमें जहां तक याद आ रहा है कि वहां पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दे करके वहां पर प्राकृतिक संख्याओं का शायद गुणनफल पूछा है। तो यहां पर आप याद रखे रहिएगा कि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, वहां पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो मैं आप सभी लोगों से एक बार वो प्रश्न पूछूंगा जरूर, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह से इनफिनाइट तक। प्राकृतिक संख्या का सिद्धांत पाइजोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 आप लोग बताएंगे, और प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगली हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर किसे कहते हैं? तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि शून्य सहित जब हम सभी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, मतलब शून्य के साथ जब 1 2 3 4 5 इस तरह से डैश 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 करके लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी आप नोट लिखिए। नोट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नोट में मैं वही चीज लिखाता हूं जो एग्जाम में पूछता है, जो महत्वपूर्ण पॉइंटें होती हैं उसी को जो है मैं नोट में लिखाता हूं। तो आप नोट जरूर लिखिएगा और एक अच्छा नोट्स आप भी बनाइए। ठीक है, तो यहां पर जो है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात होल नंबर। अगर इसमें पॉइंट लिखना है तो आप लिखिए सबसे पहले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, याद रखिएगा। अगर पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूछे तो शून्य अर्थात 0। दूसरी पॉइंट क्या लिखना है इसमें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, सदैव धनात्मक होती हैं। इन बातों का जो है आप ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या
कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, सदैव धनात्मक होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे, तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा साफ साफ लिखी है कि शून्य सहित संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब शून्य सहित अर्थात शून्य सहित धनात्मक संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को, तो मतलब शून्य के एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, धनात्मक शून्य के सदैव मतलब हमेशा दाहिने तरफ लिखा जाता है, दाहिने तरफ लिखा जाता है, और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं, जैसे -1, 2, 3, इसी तरह से डैश 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 करके जो है -इनफाइनाइट। ठीक है, संख्या रेखा कभी कभी लोग नहीं जान पाते कि संख्या रेखा क्या होता है। तो जब हम किसी पूर्णांक को, जब पूर्णांकों को हम किसी रेखा पर प्रदर्शित करते हैं ना, इसी पूर्णांक को जब हम लोग किसी रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे तो वही संख्या रेखा कहलाती है। तो वो बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि इसी पूर्णांक को जब आप रेखा प्रदर्शित कर देंगे तो संख्या रेखा कहलाने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है पूर्णांक संख्या से, और जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न को आप नोट करके लिखिएगा। नोट नंबर 1, यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। ठीक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। लेकिन यदि आपसे कह दे कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा। आप कहेंगे कि -1 होता है कि -3 होगा कि -2 सबसे बड़ा। तो यहाँ पर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि किसी भी संख्या के सामने जब माइनस लगता है ना, तो जो संख्या देखने में बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी हो जाती है। इसमें -2 और -1 में जो है सबसे छोटी -2 है और सबसे बड़ी -1 है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब किसी भी संख्या के सामने माइनस लगा हो तो जो संख्या सबसे छोटी दिखेगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछा है तो -1 होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट ये है, आप शायद यहाँ पर प्रश्न पूछ भी सकते थे कि सर जब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछे हैं तो जीरो क्यों नहीं बताए हैं। तो जीरो के ही बारे में आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं तीसरी पॉइंट कि शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है, और न ही ऋणात्मक होता है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको एकदम जीरो से लेकर के जो है पूरा सिलेबस एकदम पढ़ाया जाए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग भी एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी बनवाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इसलिए जो है शून्य को धनात्मक में न लिखे हैं और न ही ऋणात्मक में लिखे हैं। जब धनात्मक लगा देता है तो 1 होता है, ऋणात्मक लगाता है बड़ा में तो -1 होता है। ठीक है, तो शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, क्योंकि शून्य पर न प्लस का प्रभाव पड़ता है और न ही माइनस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग क्या है? सम संख्या अर्थात ओड नंबर किसे कहते हैं? तो ऑड नंबर जो है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे सिंपल सी इसकी परिभाषा है, जो 2 से विभाजित हो। हाँ, एक चीज यहाँ पर जो है अलग अलग इसको लिखवा देते हैं आप सभी को। यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा बढ़ा लीजिए। परिभाषा ये बढ़ा लीजिए कि ये 2 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की
होती है। पहला क्या है? तो पहला है धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है ऋणात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या। तो धनात्मक सम संख्या में धनात्मक वाली सम संख्याएं लिख लीजिए जो 2 से विभाजित हो रही हो, तो 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से डैश 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 करके इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक सम संख्या में ऋणात्मक सम संख्या लिख लीजिए जो 2 से विभाजित हो रही हैं, तो -2, -4, -6, -8 डैश 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 करके जो है माइनस इनफाइनाइट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सम संख्या यहाँ पर आपको पता चला कि सम संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। तो धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या 2 हो गया। अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे विषम संख्या, अर्थात इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 2 से जो ना विभाजित हो, तो 2 से विभाजित ना होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या दिखेगी? 1, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर जो है इसमें भी आप लिख लीजिए कि ये 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या। दूसरा ऋणात्मक विषम संख्या, ठीक है, ऋणात्मक विषम संख्या। धनात्मक विषम संख्या में वे संख्या लिखिए जो 2 से न विभाजित हो, तो सबसे छोटा 1 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इसी तरह से जो है ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसके बाद ऋणात्मक में यही संख्या लिख लीजिए, बस ऋणात्मक कर दीजिए उन्हीं संख्याओं को, -5, -7, -9 डैश 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 इसी तरह से जो है इनफाइनाइट, ठीक है। तो विषम संख्याएं जो हैं ये भी 2 प्रकार की होती है और वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। एक बताइए 2 से होगा विभाजित? नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 21, 23 ये सभी 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्या भी समझ में आ गया आपको, सम संख्या भी समझ में आ गया। तो अब इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा आप लोग थंबनेल देखकर ही जो है समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं तक जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चनों पर इस पर जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप वीडियो नहीं देखेंगे तो वहां पर जाकर के जो है आपको दिक्कत होगी, आपको सवाल लगाने में परेशानी होगी। तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। परिभाषा यहाँ पर क्या कह रहा है भाज्य संख्या की? वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड मतलब वे संख्याएं जो उनको विभाजित कर रही हो। तो सबसे छोटा में आपको 4 दिखेगा, 6 दिखेगा, 8 दिखेगा, 9, 10, 12, 14, 15 इसी तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं आप सभी को जो है भाज्य के रूप में दिखेंगी। तो डैश डैश करके जो है इनफाइनाइट तक लिख लीजिए, क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1, 2, 4, क्योंकि 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। इसी तरह से इसका देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 6 के कितने गुणनखंड हो गए? तो 6 के 4 गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड हमारे या तो 3 होने चाहिए या तो 3 से अधिक। अगर 3 या 3 से अधिक हैं तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी आप नोट लिखिएगा, इसमें भी आप नोट लिखिएगा। और नोट में जब भी मैं लिखाता हूं तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसे आप स्किप मत कीजिएगा। यहां पर नोट में आपको लिखना है सबसे छोटी भाज्य या समभाज्य कहे। भाज्य कहे
या सबसे छोटी समभाज्य कहे, समभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कहे या सबसे छोटी समभाज्य संख्या कहे, तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कह दे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, तो यहां पर जो है आपका सबसे छोटी विषम भाज्य के रूप में न 4 होगा, न 6 होगा, न 8 होगा। भाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, तो सबसे छोटा में आपको 9 दिखता है, तो इसलिए आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाता है यहां पर। ठीक है, इतनी बातें जो है आप भाज्य संख्या में याद रखिएगा। अब इसके बाद भाज्य संख्या समझ में आ गया हो तो अगली हेडिंग हम सभी लोग डालेंगे अभाज्य संख्या के रूप में, जिसको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 से न कम हो न 2 से अधिक हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात रूढ़ संख्या। इनको यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको जो है अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। और अब एग्जामों में जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या न पूछ करके यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या के नाम से अब पूछ रहा है। लोगों को भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पता होता है, लेकिन रूढ़ शब्द या संयुक्त शब्द नहीं सुने रहते हैं, तो प्रश्न आता आता जो है गलत हो जाता है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आप इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को भाज्य या अभाज्य संबंधित प्रश्नों से गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए, अब यहां पर जो है वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दो है, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। इसी तरह से 3 के देखेंगे तो 3 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3, मतलब 1 और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या। इसके बाद किसी से भी जो है ये विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, और वो 2 गुणनखंड 1 है और स्वयं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी आप नोट लिखिएगा, इसमें भी आप नोट लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य या सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य कहे या सम अभाज्य संख्या कहे, आपका उत्तर 2 होगा। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य है, और सम अभाज्य के रूप में भी जो है 2 जो है एक ऐसी इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य के रूप में दिखती है। बकिया इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं दिखेंगी वो सभी विषम संख्याओं के रूप में दिखेंगी। तो इसलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अगर विषम शब्द लगा दे कि विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप यहां पर उत्तर बताएंगे 3, क्योंकि 2 यहां पर सबसे छोटी तो है लेकिन विषम नहीं है। सबसे छोटी विषम में 3 दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा 3। यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अक्सर एग्जामों में जो है पूछा जाता है 1 से लेकर के 100 तक कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसे मैं याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाया हूं। तो यहां पर जो है 1 मिनट मैं अलग स्पेस ले लेता हूं यहां पर जो है, ठीक है। ये आगे हम लोग सहभाज्य पढ़ेंगे, लेकिन उसका एग्जांपल यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं ताकि ये मिटे ना। चलिए, यहां पर जैसे 1 से लेकर के जो है 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या है ये टोटल होता है कुल 25। कितना होता है? 25। मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इसको हम लोग जो है 9 + 6 + 6 + 4 के रूप में जो है तोड़ते हैं।
9 + 6 + 4 के रूप में तोड़ते हैं। आप कहेंगे कि ये 9 क्या है, तो ये जो 9 है 1 से लेकर के 25 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं। ये 6 क्या है, तो ये 26 से लेकर के 50 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी जो 6 है 51 से लेकर के 75 तक, और ये 76 से लेकर के 100 तक। ये आपको फायदा कब दिलाता है क्वेश्चनों को करने में, तो जब आपसे पूछता है कि 30 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको 30 से लेकर के 70 तक काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब आपको ये 9 + 6 + 4 का फार्मूला याद रहता है। क्या है ये, तो आपको पता है कि ये जो 6 है 26 से लेकर के, और ये जो 6 है 75 तक, मतलब कि 6 + 6 अर्थात 12, मतलब 26 से लेकर के 75 तक कुल 12 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे कि 26 से 29 तक और उधर 70 तक पूछा है, तो हम 71 से 75 तक क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं काउंट करके इस 12 में से निकाल देंगे, तो बहुत जल्दी बता लेंगे। क्योंकि 26 से 29 तक काउंट करना बहुत आसान है, 71 से 75 तक काउंट करना बहुत आसान है। तो 26 से 29 तक में आप देखेंगे तो सिर्फ 29 ही अभाज्य संख्या दिखेगी, और 71 से 75 तक में देखेंगे तो आपको 71 और 73 ये दोनों संख्याएं दिखेंगी। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 2 इधर 1 इधर, कुल कितना 3। तो जब आप 3 इसमें से निकाल लेंगे तो ये जो 9 अभाज्य संख्याएं आएंगी वो कहां से कहां तक आएंगी, तो 30 से लेकर के 70 तक, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 से लेकर के 70 तक आप बहुत ही आसानी से जो है, या कहीं से भी पूछे 1 से 100 तक बहुत आसानी से आप सभी लोग निकाल लेंगे, जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा 9 + 6 + 6 + 4। ठीक है, अब चलिए यहां पर जो है, अब इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो रोक करके जो है इसे उतार लीजिएगा। चलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना है तो इसे हटाना ही पड़ेगा। चलिए, अब इसके बाद सह अभाज्य संख्या हेडिंग डालिए, अर्थात को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF जो है 1 हो, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 3 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं कहूं 4 9, तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF जो है कितना आए, 1 आए, वो सभी क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं। बहुत ही आसान है, परिभाषा से बस यहां पर याद रखिएगा, दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जो है आदि कर लीजिए। सहअभाज्य संख्याओं में जो है भाज्य संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या भी होती है। आप यहां पर देखेंगे अभाज्य भी है और ये भाज्य संख्या के रूप में है। मतलब कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं कि पहले तो दो संख्याओं का युग्म होना चाहिए, और वो जो दो संख्याएं होंगी वो अभाज्य होनी चाहिए, और उन दोनों का अंतर भी 2 होना चाहिए। जैसे में 3 5 5 7, ठीक है, इसी तरह से 11 13, ये सभी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि मैं यहां पर जो है 9 11 मैं कर दूं, तो आप कहेंगे कि अंतर तो 2 है, लेकिन सर दोनों अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन सह अभाज्य होगी। तो हमसे जुड़वा अभाज्य पूछा है तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, और यदि इसे आप लिखते हैं तो नीचे कट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। अब जो है यहां पर आगे आदि कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको
दिखेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पर जो है, इसमें तो अंतर 2 था, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि 7 11 दे देगा, तो आप कहेंगे दोनों तो अभाज्य दिख रही हैं, लेकिन इनका अंतर 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो इसलिए जुड़वा अभाज्य नहीं होंगे। मतलब दोनों रूल यहाँ पर जो है लागू होने चाहिए। पहले तो दोनों संख्याएं अभाज्य हो और दोनों संख्याओं का अंतर भी 2 हो। तो यहाँ पर अभाज्य है लेकिन अंतर 2 नहीं है, यहाँ पर अंतर 2 है लेकिन दोनों अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये भी जुड़वा अभाज्य नहीं होगी और ये भी जुड़वा अभाज्य नहीं होगी, लेकिन सह अभाज्य होंगी क्योंकि इनका एचसीएफ एक ही आएगा। तो अब आप जुड़वा अभाज्य भी समझ गए होंगे और सह अभाज्य भी समझ गए होंगे। तो अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव धनात्मक हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जीरो का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो इसलिए 0 भी एक वास्तविक संख्या होगी। आप 1 लिखेंगे तो ये भी वास्तविक संख्या है, आप लिखेंगे -5 तो ये भी वास्तविक संख्या है। आप कहेंगे कि ऋणात्मक वाली संख्या तो नहीं होती है वास्तविक, तो यहां पर लिखा है कि वर्ग सदैव धनात्मक हो, तो ये बताइए -5 का हम लोग वर्ग करेंगे, -5 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहां पर जो है +25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब संख्या क्या हो गई, धनात्मक में हो गई। मतलब वर्ग अगर धनात्मक है तो समझ लीजिए कि वह वास्तविक संख्या है। तो आगे भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए 3/4 या लिख लीजिए जो भी जो है, अंडर रूट में लिख लीजिए 9 या लिख लीजिए अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5/2, ये सभी आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 0.25, 2.35, 3 5 पर बार हो गया, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, हाँ ये चीज लिख लीजिए 3.142 लिख लीजिए, यहाँ पर जो है 3.142, ये सभी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, आदि कर लीजिए। क्योंकि इन सभी का जो है वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही प्राप्त होगा, चाहे वो ऋणात्मक में ही क्यों न लिखी हो। अगर ये अगर ऋणात्मक में भी है, जैसे इसको अगर आप -4 कर लेते हैं तो इसका भी वर्ग जो है धनात्मक होगा, किसी का भी वर्ग करेंगे धनात्मक होगा, तो ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी अर्थात रियल नंबर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले अवास्तविक के बारे में लिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की गई है, अर्थात जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त न हो, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं अर्थात काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसे ध्यान रखिएगा आई से प्रदर्शित करते हैं। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, और आई जो है इसको आयोटा भी कहते हैं हम लोग, आयोटा, ठीक है। और आयोटा का मतलब होता है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब कि अवास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसकी सिर्फ कल्पना की गई है। मतलब जैसे अगर मैं लिख दूं अंडर रूट में -5, अब ये बताइए अगर अंडर रूट में -5 का अगर हम लोग वर्ग करें तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -5। ये बताइए इसका स्क्वायर करने पर धनात्मक हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। आपको अगर लिख दे 7i, तो i यहां पर जो है इस 7 के साथ मिलकर के एक अवास्तविक संख्या बना दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए i का जो मान होता है अंडर रूट में -1 होता है, एक साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। i का मान जो होता है अंडर रूट में -1 होता है, तो 7 के साथ जब i लग गया तो ये -1, और जब इसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगी संख्या, वर्ग करेंगे तो, ठीक है। इसलिए ये भी अवास्तविक संख्या हो जाएगी, चाहे 2 + 5i लिखा हो, ये भी अवास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद आप आदि लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग है शायद आपकी परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू, जहां p और q जो है एक पूर्णांक है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब है के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर p और q जो है ये पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है। तो p और q का मान कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बता दिया है कि q जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो उसे p बाई क्यू के रूप में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे करके आप लिख सकते हैं 0, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और 0 किसका मान है, p का मान है, ठीक है। q किसका मान है, q का मान 1 है, तो q का मान 1 है, 0 नहीं हुआ, लेकिन p का मान 0 है। तो हमसे तो ये कहा नहीं गया है कि p का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, ठीक है, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप -3 लिख लीजिए, -4/5 लिख लीजिए, √9 लिख लीजिए, या कुछ भी लिख लीजिए आप जो है 22/7 लिख लीजिए, ठीक है। 0.25, 5 पर भाग लिख लीजिए। इसी तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं होंगी, 0.32, इस तरह से, ठीक है, आदि। तो ये सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चाहे माइनस में हो, चाहे धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो, धनात्मक में हो, किसी भी रूप में हो, अगर p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। बस ध्यान रहे कि q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, 3.142 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, इसको जो है अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। अब इसके बाद जो है अपरिमेय संख्या हेडिंग डालिए, अर्थात इर्रेशनल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट में अगर मान लीजिए 3 लिख दिया, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं होगा, इसका वर्ग निकालेंगे अनंत तक निकलेगा, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ही नहीं हो सकता है। √5/2 आप लिख दिए, यहाँ पर √5 अपरिमेय है, और जब अपरिमेय में आप 2 से भाग देंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। आपको भले ही p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, लेकिन जब √5 अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी, √5/2 ये भी अपरिमेय होगी, ठीक है। इसके बाद जो है पाई लिख लीजिए, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.232019875432, इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से जा रहा है मतलब कि एक निश्चित संख्या के रूप में नहीं जा रहा है, अगर संख्याएं बदल बदल करके आ रही हैं और ये अनंत तक है तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या के रूप में काउंट होगी, क्योंकि इसको हम लोग जो है p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन जब वही 0.2 और 2.5 मान लीजिए कि 5 पर बार लगा दिया तो इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसे जो है आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, तो इस टाइप का प्रश्न हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। चलिए आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अरे यार 45 मिनट के वीडियो